अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। और आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बहुत ही जो है अफसोस वाली खबर के साथ। 96 इयर्स की एज में सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ चल बसी। बिल्कुल, मलका का इंतकाल स्कॉटलैंड के बालमोरल किले में हुआ है, जबकि आखिरी रसूमात जो हैं वो वेस्टमिंस्टर में अदा की जाएंगी। मलका का ताबूत शाही ट्रेन के जरिए लंदन मुंतकिल किया जाएगा, जबकि बरतानवी हुकूमत ने मलका बरतानिया के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया है। जबकि पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने भी अफसोस का इजहार किया है और साथ में ये भी कहा है कि हमारे ज़माने की इंतहाई अहम शख्सियत की वफ़ात पर बहुत दुख हुआ है। कल रात देर से तमाम फैमिली को कासल बुला लिया गया था इस खबर के साथ कि ये खबर आना शुरू हो गई थी कि उनकी तबीयत अब ख़राब होना शुरू हो गई है, और उसके बाद जो है सुबह ये खबर आ गई कि अब वो इस दुनिया से चल बसी। लेकिन वाकई में बहुत ही मजबूत किरदार की खातून, इसमें कोई शक नहीं। एक औरत होने के नाते बहुत उतार चढ़ाव देखे इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ा जाए तो इनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वाकई में बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए इतने लंबे अरसे बिल्कुल एक सख्त तने दरख्त की तरह वो खड़ी रहीं और उन्होंने हुक्मरानी की। ऊपर वाले से उनकी जो है आसानी के लिए दुआ भी करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उस हवाले से जिसमें एशिया कप में एक बहुत ही गैर अखलाकी हरकत हुई मैच के दौरान, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने थे। तो अफगानी खिलाड़ियों की तरफ से जिस तरीके से रूड बिहेवियर का और एक्शंस का जो है वो एक बात आई सामने और लोगों ने देखा, आपने हमने सब शायकीन ने देखा, उसके ऊपर जो है हमने कल भी बात की थी शाहज़ेब कि क्या एक्शन हो सकता है। फाइनली आई थिंक ICC ने अनाउंस कर दिया और एक्शन के ऊपर रिएक्शन भी था हमारे प्लेयर का यानी कि आसिफ अली का, और ICC ने दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद कर दिया है। दोनों को मैच फीस का 25% जो जुर्माना है वो अदा करने की हिदायत की गई है। जबकि चेयरमैन PCB रमीज राजा ने भी अफगान तमाशाइयों की बदतमीजी पर एशियन क्रिकेट काउंसिल और ICC से खत लिखकर एहतजाज किया जाएगा उनकी जानब से भी। तो ये हम देख रहे हैं कि मैच में जो कुछ हुआ था खासतौर पर, क्योंकि बहुत सारी इसके बारे में बातें की जा रही हैं कि पहले उन्होंने बदतमीजी की थी, उसका जवाब आसिफ अली ने दिया, लेकिन खैर अब दोनों के ऊपर ये जुर्माना आयद कर दिया गया है, आसिफ अली पर भी और जो अफगान प्लेयर थे उनके ऊपर भी। अच्छा, फरीद मलिक ने जो है वो ट्वीट किया है और अपॉलॉजी की है कि हम हमेशा जो है वो पाकिस्तान का, चाहे किसी के साथ भी मैच हो, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन इस बार जो है मुझसे गलती हो गई, आई अपोलोजाइज, मैं अपने आप पे डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने शायद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने लोगों को खो दिया, लेकिन अब नेक्स्ट मैच में मैं पाकिस्तान की सपोर्ट में होऊंगा और हमारी पूरी टीम होगी। इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया अपनी तरफ से, लेकिन देन अगेन उन्होंने अपॉलॉजीज तो मांगी, लेकिन नेशन की तरफ से उनको वाकई जो है एक सांगू झटका लगता है ये मैंने जो किया है। तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो जो है एग्रेसिव हो गए, और उसका रिएक्शन उनके शायकीन, उनके अफगानी फैंस में आया, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो फैंस के ऊपर जो है वो ज्यादा अफसोसनाक था। क्योंकि ग्राउंड में मैच चल रहा होता है और बीच में तल कलामी भी हो जाती है मुख्तलिफ प्लेयर्स के दरमियान, लेकिन जिस तरीके से फैंस ने कुर्सियां उखाड़ कर फेंकी मुख्तलिफ फैंस पर जो कि पाकिस्तानी फैंस थे, वो इंतहाई अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। रमीज राजा साहब ने भी इसका मुतालबा किया खासतौर पर, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जहां पर गेम है और गेम में हार जीत होती है तो उसमें इस तरह का गुस्सा दिखाना, फिर मुख्तलिफ वहां पर फैमिलीज बैठी होती हैं, इस तरीके से अगर आप एक दूसरे पर हमले करना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में हमें हारना भी सीखना चाहिए और जीतना भी सीखना चाहिए, सेलिब्रेट करना भी आना चाहिए, दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करना भी आना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा था कि सक्सेस की स्टोरी को इतना सुनने में मजा नहीं आता जितनी उसकी फेलियर की हिस्ट्री को जानकर जो है उसका मजा आता है। आगे चलते हैं प्रोग्राम में। एक और बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान में सैलाब बारिशों के बाद है वो है वो पानी जो खड़ा हुआ है और उससे उड़ने वाली जो उठने वाली बीमारियां और मच्छर और डेंगू। बिल्कुल, मच्छरों की अफजाइश हो रही है और हम तो देख रहे हैं कि कराची में भी खासतौर पर जब ये बारिशें अभी गुजरी हैं, गुजरने के बाद जहां जहां पानी जमा था उसके बाद मच्छरों की ऐसी अफजाइश हुई है कि जगह जगह आपको हर तरफ मच्छर और मक्खियां ही नजर आ रहे हैं, और ऐसे में डेंगू जो है वो मुसलसल फैलता जा रहा है। कराची समेत सिंध भर में मानसून की बारिशें हमने देखी और उसके बाद मच्छरों की बहुतात हो गई है, जिसके नतीजे में डेंगू वायरस वबाई सूरत इख्तियार करता जा रहा है। अस्पतालों में यौमिया दर्जनों केसेज रिपोर्ट होने लगे हैं, जबकि महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सितंबर
सितंबर के इब्तदाई 6 रोज के दौरान 450 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये डेंगू बहुत डेडली भी है। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे केसेस हैं जो बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। शहर कायद के अस्पतालों में इस डेंगू बुखार के मरीज बढ़ गए हैं, साथ साथ और ब्लड बैंक्स में मेगा यूनिट्स और प्लेटलेट्स की किल्लत का सामना भी है। ऑब्वियसली जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप ब्लड बैंक का जो है वो रुख करते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे डेफिनेटली थोड़ी देर में, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, जो मेरे जानने वालों को हुआ है वो ये कह रहे हैं कि ये कोरोना से भी ज्यादा डेडली है। हड्डियां इतनी दर्द करती हैं, जिस्म में इतनी तकलीफ है कि अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मुझे तो अपना कोविड का टाइम याद आके मेरे रोंगटे खड़े होते हैं शाहजेब, तो ये तो डेंगू और भी खतरनाक है। खैर से मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की फोकल पर्सन डॉक्टर हिरा ज़हीर ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने सवेरे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया। डेंगू का चैलेंज अब आ गया है, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद अब ये एक और चैलेंज शहर कायद की तरफ आ चुका है। क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? जी अच्छा, इट इज नॉट ओनली सिवाय आप कह लें कि बचाव की तदबीर के और कोई हल नहीं है, क्योंकि मच्छर आपका इन्फेक्टेड हो चुका है। डेंगू का मच्छर बेसिकली जब वो खुद इन्फेक्टेड होता है वायरस है, तो वो लोगों को काट के और फिर सीरीज ऑफ चेन चलती है, और वहां पे जैसे जैसे वो इन्फेक्टेड मच्छर लोगों को काटता है, मच्छर डेंगू फैलता चला जाता है। इसके अंदर बेहतरीन ये है कि आप फजर के वक्त और मगरिब अपनी खिड़की दरवाजों को बंद रखें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करें, फुल स्लीव्स कपड़े पहने, पानी को खड़ा ना होने दें। अगर पानी को कहीं स्टोर करना ना है तो प्लीज भाग के रखें। सफाई इसके लिए बहुत जरूरी है, और कवरेज बहुत जरूरी है कि जितना आप अपनी बॉडी को कवर रखेंगे, जितना आप अपने आप को बचा सकेंगे, उतना ही इससे बचाव है। क्योंकि मच्छर तो आप कह लें कि बिन बुलाए मेहमान है, आप इन्हें रोक नहीं सकते, कहीं से भी अंदर आएंगे। बट ये है कि आप अपनी ही हिकमत अमली से इसको शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात करें तो वहाँ की सूरत हाल क्या है, रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? और आप समझती हैं कि कराची में इतने बड़े शहर में खासतौर पर इंडिविजुअली तो लोग एहतियात कर लेंगे, लेकिन इंतजामिया को भी, गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि मुख्तलिफ जगहों पर स्प्रेस कराए जाएं, जैसे कि मानसून बारिशों के बाद हम देख रहे हैं कि इसकी तादाद में मच्छरों की बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। होते भी थे पहले। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इस वक्त हालात काफी कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि हमारे पास एज सच सिवाय हमारे पास गुजर नाले के और ऐसा कोई वाटर वो स्टेग्नेशन पॉइंट है नहीं। अच्छा, दूसरा आप कह रहे हैं बचाव के लिए हम ये करें कि हम हर जगह जो है फ्यूमिगेशन करवा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड आप जिसको कहते हैं, मच्छर को स्प्रे का हर जगह पे चल रहा है। मगर इस वक्त मसला ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इतने HR क्रंचेस का शिकार है, क्योंकि सारी टीम इंटीरियर से में डिप्लॉय हुई है। जहां पर भी IDPs हैं, हेल्थ कैंप्स लगे हुए हैं, फ्लड क्राइसिस हैं, सारे डॉक्टर्स कैंप्स, मेडिसिन वगैरह सब कुछ इंटीरियर सिंध की तरफ है। अब अनफॉर्चुनेटली कराची के लिए हमारे पास, हम कोशिश तो कर रहे हैं, जो रिमेनिंग HR रिसोर्सेज हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बट ये है कि अब मच्छर इन्फेक्टेड हो चुका है, सिवाय प्रिवेंशन के हम और कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। और स्प्रेस तो चल ही रहे हैं हर जगह। और सेंट्रल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी फैमिली सिवाय मेरे ऑल आर डेंगू पॉजिटिव। अल्लाह 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 सेहत दे सबको। आई होप दे फील एंड गेट वेल सून। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि निशानियां क्या हैं, जरा आप हमें गाइड कर सकती हैं? इस वक्त देख रहे हैं आपको कि डेंगू अगर किसी को हो रहा हो तो उसके सिम्टम्स क्या हैं और फौरी तौर पे कौन सी स्टेज पे क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसके अर्ली सिम्टम्स जो है हाई ग्रेड फीवर है विद चिल्स, आपको कपकपी तारी हो जाती है और हाई ग्रेड फीवर होगा 101 102। उसके अलावा आपको मस्कुलर पेन होता है एकदम से, और ये हड्डियों के अंदर ज्यादा पेन करता है, हेडेक करेगा, आंखें जलेंगी आपको। जहां तक इसकी ट्रीटमेंट का सवाल है, मैं कहती हूँ जहां पे भी आपको हाई ग्रेड फीवर हो जाए, आपकी लैब के अंदर CBC जरूर करवाएं, मलेरिया पैरासाइट और डेंगू NS1 का टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि आप कोई भी होम मेडिकेशन या गलत मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली कल ही हमने होने लखानी साहब को खो दिया है। वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, इकरा यूनिवर्सिटी के डीन थे, और अनफॉर्चुनेटली डेंगू की वजह से ही पास अनफॉर्चुनेटली। और डेंगू मतलब मिनटों के अंदर इंसान को आपके हाथों से निकालेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स की तादाद तेजी से कम होती है। और प्लेटलेट इज द ओनली एजेंट इन द ब्लड जो ब्लड को थिक करके जोड़ के रखता है ब्लड के कंपोनेंट्स को। तो अगर ब्लीडिंग कहीं भी इंटरनल शुरू होती है, अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर की सूरत इख्तियार कर ले तो इट इज डेडली, और फिर ये बहुत मुश्किल से बंदा संभल सकता है इसके अंदर।
डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा वो तमाम लोगों के लिए खास तौर पर जो घरों में कोशिश करते हैं खुद ही ट्रीट कर लें, और डेंगू में क्या मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। और जैसा कि आप बता रही हैं कि सबसे पहले आपको CBC कराना है जो कि लाजमी है, उसके बाद आप डॉक्टर्स को ये मौका दे दें प्लीज़ कि वो आपको ट्रीट करें, नहीं तो आपका केस बिगड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपकी क्या हिदायत है खासतौर पर लोगों के लिए डेंगू के हवाले से? बिल्कुल, प्लीज सबसे पहले तो CBC करवा लें, और अगर आप खुदा ना खास्ता डेंगू पॉजिटिव आते हैं तो प्लीज आइसोलेट करें। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है एंड यू आर नॉट फीलिंग द वीकनेस एज सच, और बुखार आपका कंट्रोल में है, तो आपने प्लीज अपने आप को आइसोलेट करना है। आइसोलेशन का मतलब ये है कि वो बंदा जो डेंगू पॉजिटिव है मच्छरदानी के अंदर उसको रखा जाए ताकि मजीद कोई मच्छर उसकी बॉडी से इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि जो डेंगू पॉजिटिव होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, और जो अनइन्फेक्टेड मच्छर डेंगू पॉजिटिव को काटता है वो मच्छर भी इन्फेक्टेड होकर फिर आगे लोगों को काटता है, और ये चेन चलती चली जाती है। इसके अलावा अगर आप डेंगू पॉजिटिव हैं और फॉर सम रीजन डिस्प्रिन वगैरह ले रहे हैं, तो एस्पिरिन जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं, या खून पतला करने की दवाइयां प्लीज ना लें, क्योंकि ऑलरेडी प्लेटलेट्स की तादाद कम हो रही होती है, और आप पेन किलर के तौर पर अगर डिस्प्रिन को लेते हैं तो ये और सिचुएशन को एग्रीवेट कर देगी। तो आपने ये काम नहीं करना। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने दिनों में डेंगू से रिकवर हो जाता है इंसान, अगर खुदा न खास्ता किसी का पॉजिटिव आ जाता है? हाउ मेनी डेज डज इट टेक? अच्छा, यूजुअली इट इज अ पैरासाइटिक साइकिल जो पूरी बॉडी के अंदर ना चलती है, इंक्यूबेशन से लेके फिर सिम्प्टोमेटिक होता है, फिर डिक्लाइन आता है। तो एक्टिव फेज जो होता है वो 1 वीक to 14 डेज होता है, और रिकवरी हम यूं इसकी एस्टिमेट कर लेते हैं कि एवरेज जो लाइफ साइकिल है प्लेटलेट्स की वो 7 to 10 डेज है। तो अगर कोई प्लेटलेट पेरेंट के इन्फेक्शियस कंडीशन में तो 7 से 10 दिन के अंदर वो नया जनरेट हो जाता है। तो यूं हम इसकी रिकवरी का अंदाजा लगा सकते हैं ये टाइम है। Oh wow. Sabha, thank you genuinely from the core of our hearts and bottom of our hearts. Thank you so much कि आप आई आज और आपने डेंगू जो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा इसका खतरा है और इस वक्त हमें इसकी एहतियात, और आपने कहा प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। आइज अगर आपकी बर्न हो रही है, हाई फीवर आपको एकदम से हो रहा है, बॉडी में पेन, और अगर आपकी बॉडी कांप रही है, तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू गेट योर CBC। आपको अपना CBC करा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेरा, हमारे साथ आई यहाँ पे सवेरे पाकिस्तान में शाज़े फरमाया कर रहे हैं। आपका इंतजार हमारे साथ रहेगा क्योंकि अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसको आप मिस करना ना चाहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाज़ेब अहमद के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और बड़ा संगीन मसला है जिसका जिक्र करना है। पाकिस्तान में पीने का साफ पानी का हुसूल बहुत मुश्किल होता जा रहा है, संगीन मसला होता जा रहा है। लाहौर में खास तौर पर ये इशू हम देख रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है साफ पानी का, पीने के पानी का। शहर के कई मकामात पर हम ये देख रहे हैं माया कि फिल्टर प्लांट्स तो हैं लेकिन उसमें से ज्यादातर बंद पड़े हैं। और ये बंद होने की वजह क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, हमारे साथ नुमाया 92 न्यूज हमें बताएंगे। फहीम अमीन साहब, हमें प्लीज बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, पानी की शॉर्टेज इस तरह हो रही है और कई मकामात पर फिल्टर प्लांट तो मौजूद हैं लेकिन वो बंद भी हैं। जी जाता है कि शुमाली लाहौर के इलाकों के साथ सुतेलो जैसा सलूक किया जाता है। इसकी जिंदा मिसाल ये मेरे पीछे नज़र आने वाले मंसूबे हैं जो कि गुज़िश्ता 3 साल से बंद पड़े हैं। लाखों करोड़ों की लागत से शुरू किए गए इस मंसूबे के हवाले से शहरी क्या शिकायत करते हैं, चलें आपको दिखाते हैं। जब से ये बंद है, यहाँ का जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल नहीं एक कदम भी आगे चलता कि मैं जाके बता दूं कि मेरा प्लांट ख़राब हो चुका है, आबादी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो बराए मेहरबानी आएँ और हमारे फ़िल्टर प्लांट को बहाल करें। कंप्लेन 2 से 3 दफ़ा की है, अब अथॉरिटी वाले आते हैं, चेकअप करते हैं, फिर चले जाते हैं। हमें नहीं पता इसमें क्या इशू आ रहा है, बजट का आ रहा है या और कोई मसला, ये वही बता सकते हैं। ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखें आपके सामने टूटियाँ लगी हुई है, फिर हमें आगे जाना पड़ता है काफ़ी दूर तक जाके, वहाँ से भर के पानी लाते हैं और ला के घर में यूज़ करते हैं। अब ऐसा है कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, हालांकि यहाँ पर होने के बावजूद ये नहीं लगे हुआ सिस्टम। काफ़ी अरसे से कोई रमज़ान से ही ये फ़िल्टर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में भी बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। यहाँ से दूर दराज पानी लेने जाना पड़ता है फ़िल्टर प्लांट का। आते हैं, देख के चले जाते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं जब वोट लेने की बारी आती है तो वो सब आ जाते हैं, ठीक है,
आते हैं देखते हैं, हम आते हैं जी कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, कल होते होते 2 साल हो गए हैं, ये ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, इसको किसी ने नहीं पूछा। लाहौर समेत पंजाब भर में साफ़ पानी की फराहमी के लिए आब पाक अथॉरिटी के नाम से अदारा बनाया गया, जिसके ज़रिए तमाम इस तरह के हज़ारों ट्यूबवेल्स लगाने का प्रोग्राम है। लेकिन शुमाली लाहौर का ये बंद ट्यूबवेल आब पाक अथॉरिटी की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। शहरियों का यह कहना है कि साफ़ पानी एक ख्वाब है जिसको हकीकत में बदलना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए बनाया गया अदारा अपने फ़राइज़ इंजाम देने से कासिर है। फ़हीम अमीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं ये हम जानना चाह रहे हैं। इसी पर हमने बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं MD वासा गुफरान अहमद साहब। गुफरान साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। खासतौर पर गुफरान साहब, हम ये रिपोर्ट देख रहे थे, जो हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बता रहे थे कि लाहौर में पानी का हसूल, पीने के पानी का हसूल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुख्तलिफ जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हैं। इसकी वजह क्या है, पहले तो ये बताइएगा काइंडली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया कि मैं मौक़िफ़ पेश कर सकूँ। देखें हमारे वासा मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने पंजाब में, लाहौर में इवन फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं, जिनमें वासा ने 573 प्लांट्स हैं और ऑल जो प्लांट्स हैं हमारे आर्सेनिक रिमूवल फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। तो इस वक्त वासा के 573 ही फंक्शनल हैं। यानी वासा ने उनको आउटसोर्स किया हुआ है उसकी मेंटेनेंस को, और जब से इंस्टॉल्ड हैं तमाम हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स इस वक्त भी आज भी फंक्शनल हैं और हम स्काडा मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी। तो बाकी दूसरे एजेंसीज़ ने बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लाए हैं, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और इस तरह दूसरी बहुत सारी एजेंसीज़ ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं, जिनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है उनके पास, जिस वजह से वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद है। जैसे आब पाक का आप कह रहे हैं, आब पाक अथॉरिटी ने जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए वो भी उनके फंक्शनल हैं, बल्कि उन्होंने तो जो अबेंडेंट हुए थे वो लाहौर में 40 के करीब उन्होंने यूनिसेफ से अपना फंड लेके उनकी हेल्प से उनको फंक्शनल किया है। तो अभी ये डिफरेंट एजेंसीज़ के हैं और वासा के इस वक्त तमाम फंक्शनल हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक बना रहे हैं कि एक ही एजेंसी के ये तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स की ऑपरेशन और मेंटेनेंस दे दी जाए, ताकि एक ही जिम्मेदार, और उसमें आब पाक को फिलहाल अभी चल रहा है, लेकिन अभी कम्प्लीटली प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका। तो जैसे मुकम्मल होगा तो फिर एक एजेंसी इसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी। आप बता रहे हैं कि जैसे वासा का जो लिंक है, वासा के सारे फिल्ट्रेशन जो प्लांट्स हैं, विच इज़ ग्रेट, बट अगर हम देखा जाए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फैक्ट्स एंड फिगर्स तो ये भी बताते हैं कि जो दीगर प्लांट्स हैं या दीगर जो प्लेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं वो इनएक्टिव हैं, क्योंकि लाहौर की अगर हम बात करें तो वो तो वैसे भी वाटर स्टोरेज के लिए मशहूर है। फिर पानी की किल्लत होना, एक पाकिस्तानी चले एक इंसान होने के नाते मैं आपसे सवाल करती हूँ, ये यूँ नहीं कि आप वासा साहब का ताल्लुक है, क्या वजह है आपकी नज़र में कि दूसरे प्लांट्स जो हैं वो बंद हैं? नेग्लिजेंस है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, अकॉर्डिंग टू यू? देखिए वासा के जैसे मैं आपको कहा कि 573 ही फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल हैं, और बहुत सारी मीटिंग्स में जब भी स्टेटिस्टिक्स शेयर किए जाते हैं तो वासा के वहाँ पे 100% ही ऑपरेशनल का स्टेटस दिया जाता है, और तमाम एजेंसी ने वेरीफाई भी किया हुआ है। जहाँ तक दूसरों का तल्लुक इसमें यह होता है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स या कोई प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का सिस्टम वो सस्टेनेबल होना चाहिए, जो कि जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का उनका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, उनकी कोई फंडिंग नहीं है, उनका सोर्स नहीं है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट सोच रही है कि एक एजेंसी को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उनको फंड्स भी करें ताकि वो फंक्शनल रहें। जहाँ तक शार्टेज के ताल्लुक है, पानी की शार्टेज जो है कि पानी अवेलेबल ना हो, लेकिन हमारे पानी अवेलेबल है, ये नहीं है कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा बिहेवियर्स को भी चेंज करना होगा। हम पानी का ज़िया जो करते हैं उस वजह से आपके बहुत सारे सिस्टम में ये बहुत सारे लोग, इवन आप देखें लाहौर के अंदर कैटल फार्म्स हैं, और वही पानी जो पीने वाला पानी है वही मवेशियों को पिला रहे हैं, उसी में नहला रहे हैं, उनका सारे ज़रूरत। तो ये पानी बहुत कॉस्टली है और इसको बचाना चाहिए, ना कि इसको ज़ाया करें। तो इसमें बिल्कुल हमारे वासा ने तो वाटर मीटर्स हम लगाने जा रहे हैं, हर घर पे वाटर मीटर्स लगाएंगे ताकि लोगों को पता हो कि पानी को बचाना है, अदरवाइज़ हम ज़ाया करेंगे तो पे करना होगा। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो एक तो मीटर ना होना,
दूसरा जो हमारी स्कीम अप्रूव होगी और 23 में हम मीटर इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। दूसरा प्राइसिंग फैक्टर है इसका कि पानी हम बिल्कुल एक किस्म का समझ के फ्री दे रहे हैं, इस वजह से लोगों को ये फील नहीं होता। पर इस पे जो चीजें जानना बहुत जरूरी थी, इस हवाले से आपने हमें बताया भी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लाहौर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में जिस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे जो वासा के वाटर प्लांट्स हैं वो 500 समथिंग, हाँ 500 समथिंग मुख्तलिफ कंपनीज ने इंस्टॉल किए हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो अब मेरा ख्याल है हम सबको बीइंग अ पाकिस्तानी और सबसे पहले एक इंसान होने के नाते हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है मेरे ख्याल सीरियसली लेना चाहिए कि अगर इस वक्त पानी की एक तो किल्लत, दूसरा जो हमारे मौसम की सिचुएशन है, पाकिस्तान इस चैलेंज से गुजर रहा है, पानी की कमी, साफ पानी एक बेसिक नेसेसिटी है। मेरा ख्याल है उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो है सब लोगों को इस पर आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच गुफरान साहब, आपने हमारे साथ आने के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से। मेंटल हेल्थ कोई एक अलग से मौजू नहीं है, एक अलग से हवा नहीं है, ये हमारे डेली खुराक की तरह की एक ऐसी चीज और एक ऐसी बात, एक ऐसी इंडीड एक ऐसी नेसेसिटी है जिसके बारे में हमें आगाही भी होनी चाहिए, जिसके बारे में हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इसके बारे में हमें ओपन भी होना चाहिए। लेकिन माया, जहां पर हम देखते हैं कि ना तजुर्बाकार लोग जब आपको मशवरे देते हैं फिर आप उन मशवरों पर अमल करते हैं, तो उसका कितना नुकसान पहुंचता है आपकी ज़हनी सेहत को? क्योंकि देखिए वो इशाज़ेब ने जो बात की है ना, स्पॉट ऑन। आप किसी के पास जाते हैं, वो कोई भी हो, वो माहिर जिल्द हो, अमराज जिल्द हो, माहिर अमराज सेहत का हो, कोई जहनी सेहत का हो, कोई डिजाइनर हो, XYZ कोई भी एक्सपर्ट हो, एंकर्स हो, लेकिन आप किसी भी अगर खिलाड़ी के पास जाएंगे तो आपको एक अलग होगा, नाड़ी के पास जाएंगे तो आप तो अलग होगा। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि जब कोई इंसान अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपने दिल को किसी के लिए खोलता है, ये ट्रस्ट करते हुए कि वो एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है और वो उसके साथ उसकी ही इंफॉर्मेशन को या तो गलत तरीके से इस्तेमाल करे या उसके ट्रस्ट को तोड़े कि भाई आपकी बात कहीं और वो बताए, वो चीज बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और इसी पर बात करने के लिए आज हमें गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, नफ्सियात डॉक्टर ताहा साबरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे डॉक्टर साहब? ठीक है, खैरियत से? वंस अगेन तस्कीन के लिए बहुत सारी दुआएं जो काम कर रहे हैं। अब ये जो मुद्दा है ये बहुत कम डिस्कस हुआ है, माई नफ्सियात की रेगुलेशन करना, उसका चेक इन बैलेंस करना कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, अपना दिल खोल के उसके सामने रख सकते हैं, वो कितना अहम है जानना। जी तो माया, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई कवानीन नहीं है जिसके ज़रिए हम ब्रॉडर अगर बात करें पूरे जो सेहत का शोबा है उसमें भी मसले, लेकिन अगर हम नफ्सियात की बात करें तो उसमें और भी मसले हैं। और उसमें मसले ऐसे हैं कि जब हम माहिर नफ्सियात की बात करते हैं तो दो मेन इकसाम के होते हैं। एक होते हैं साइकाइट्रिस्ट जो अद्वियात के ज़रिए इलाज करते हैं, फिर होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो गुफ्तगू के ज़रिए इलाज करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत साइकोलॉजिस्ट को ऑफिशियली लाइसेंस लेना पड़े। सही। सो मतलब कल हमने ये देखा है कि ग्राफिक डिज़ाइनर से लेके मैकेनिक से लेके कोई भी उठ के कल को साइकोलॉजिस्ट बन के अपनी दुकान खोल के थेरेपी दे के पैसे कमा सकता है। और मसला ये, और ये हो रहा है और इससे मसला ये हो रहा है कि जाहिर सी बात है अगर एक नॉन क्वालिफाइड माहिर एक इलाज फराहम करेगा तो मरीज के साथ जो होगा, और प्लस ये बहुत सेंसिटिव मसले हैं, बहुत सेंसिटिव बड़ा कोई अगर अपने कोई बहुत सेंसिटिव जिंदगी के कहानियां बता रहा है और ऊपर से उसको जवाब होता है यार ये तो मतलब कि तुम्हारे ऊपर ये सजा आई है या इस तरह, मतलब उल्टी सीधी बात है, जो माहिर नहीं है तो वो तो ऐसी बातें करेगा ना। तो फिर उन पे जो गुजरते, फिर वो क्या होता है कि वो जो मुतासिरीन है वो फिर सारी पूरे शोबे से ही मुतासिर होके और मदद लेना खत्म कर देते हैं और फिर और नुकसान होता है। सो ये बहुत बड़ा एक मसला है हमारे। लेकिन हम यही समझना चाह रहे हैं कि माहिर नफ्सियात की रेगुलेशन ना होने की वजह से मरीजों को अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है। मरीजों से मुराद है, जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंसल्ट करने किसी के बाद चले जाते हैं, उससे उनकी ज़हनी सेहत जो है वो मजीद मुतासर हो रही है। हम तो कहते हैं कि अगर इलाज ना करें वो बेहतर है कि आप गलत इलाज करें। बिल्कुल सही। और इसमें सिर्फ ये साइकोलॉजिस्ट भी मुलविस नहीं है। एक और बहुत बड़ा मसला, बहुत संगीन मसला ये है कि हमारे जो साइकाइट्रिस्ट भी जो होते हैं अक्सर मिले हुए होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। अब उसका मसला ये होता है कि वो फिर ना ज़रूरत से ज़ायद दवाइयाँ मरीजों को देते हैं ताकि ऑफ कोर्स फिर प्रॉफिट कमा पाए। अब उसका नुकसान ये होता है फिर क्या
कि जो नफ्सियाती अद्वियात को बहुत देख के देना पड़ता है। अगर आप ज्यादा देते हो फिर उससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास मरीज कुछ आते हैं, वो 9 दवाइयां ले रहे होते हैं, 3 दवाइयां, एक ही दवाई है अलग ब्रांड्स की, मरीज को क्या पता बेचारे को। तो इस तरह की हमारे पास केसेस, फॉर्मूला सेम होता है और करीबी लोगों में मैं तो दवा लेती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, अरे भाई क्यों ले रही हो दवा, क्यों, मुझे डॉक्टर ने दी है, अरे फखरिया बता रहे होते हैं। डॉक्टर साहब किस तरीके से ख्याल रखा जाए? बात है वैसे ही आप अपना बताएं ना कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, अच्छा आप फलां दवाइयां आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये दवाइयां फायदेमंद होती हैं बिल्कुल उन मरीजों के लिए इनको जरूरत होती है, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो नुकसानदेह होती है। कैसे पता चले कि इसको क्या ख्याल करना चाहिए कि पेशेंट है वो किस तरह इस बात का ख्याल रखे कि ये ऑथेंटिक है नहीं है? तो देखिए, अगर एक साइकाइट्रिस्ट है तो फिर आपने, एक होता है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल नंबर, पीएमसी नंबर, वो लाइसेंस होते हैं साइकाइट्रिस्ट। अच्छा। वो लेके आप ऑनलाइन पीएमएफसी की वेबसाइट पे जाके वो नंबर डाल के आपको पता चलेगा ये जाली है या असल है। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, अब और फिर ऑफ कोर्स जाने से पहले मशवरा करें, साइकाइट्रिस्ट कि जाने से पहले मशवरा करें, जाने से पहले और लोगों से भी पूछें किसी जाने तक, ताकि क्योंकि अगर उनका लाइसेंस है भी तब भी वो गलत प्रैक्टिस शायद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम लाइसेंस तो हो ना, मतलब वो। फिर साइकोलॉजिस्ट जब आते हैं तो उन पे आपको देखना होता है कि उन्होंने मास्टर्स कम से कम किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, मास्टर्स का मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी भी हर तरह की होती है, ऑर्गेनाइजेशनल होती है, फिर वो होती है। तो फिर हम आपको ये देखना है कि एक तो उसने मास्टर्स किया हुआ है और आपका हक है, आप उनकी डिग्री उनसे मांग सकते हैं, उनकी आपका ये हक है। और अगर वो थोड़ा कुतराते हैं या परेशान होते हैं तो फिर आप बोलेंगे आप कहीं और जाएं। आपका ये हक है, आप पूछ सकते हैं उनसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आपको पूछना चाहिए ये, ताकि आपके साथ कोई गलत क्योंकि आपकी अपनी सेहत का मामला है और ज़हनी सेहत पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया शो में, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी, और इस पर बात करना बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, एक और सेगमेंट है जो शामिल करना है। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ना अनाड़ी डॉक्टर्स की, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप प्रोफेशनल लोगों के पास जाएं, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि नाकस कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल से बुशरा, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, बुशरा की एक आंख की रोशनी चली गई थी लेकिन अब वो दोबारा बहाल हो गई है। ऑथेंटिसिटी की बात करें तो आप डॉक्टर्स के पास भी जब जाएं तो वो आपकी जिंदगी से उम्मीद और आपकी आंखों से रोशनी ना ले, ये जानना बहुत अहम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बुशरा नदीम और उनकी सर्जरी करने वाले बहुत बड़ा नाम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमजा। अस्सलाम वालेकुम। दोनों को बहुत शुक्रिया आने का। हमजा भाई, बुशरा की क्या कहानी है, जल्दी से बताएं ताकि हम ज्यादा लोगों को, डॉक्टर ने कह दिया था, कहां कह दिया था कि इसकी आंख निकालनी पड़ेगी, इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही इनको कहा गया था और इनको कॉन्टैक्ट लेंस इन्फेक्शन हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर में। और सिंस देन ये काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाती रही हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में जाती रही हैं, बड़े छोटे सब डॉक्टरों को दिखाया, और फिर ये इनको मेरे पास किसी ने रेफ़र किया और उसके बाद मैंने इनको देखा। इनकी एक ज़ाहिर जैसे भी आपने बात की कि जिसको पता हो उसके पास जाएं, तो मैंने क्योंकि ऐसे केसेस यूके में किए थे तो थोड़ा सा एक वहाँ का बैकग्राउंड था, और उसी लिए मैंने इनको कहा इनकी मदर को इनको कि अगर आप थोड़ा ट्रस्ट करें तो इंशाल्लाह हम एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, किसी को ये कह देना कि तुम्हारी आंख निकल जाएगी, इतनी छोटी सी है ये अभी, ठीक है, तो उसका क्या, उसकी तो जिंदगी बिल्कुल एकदम से जैसे आंखों में से रोशनी चली जाती है तो जिंदगी से भी रोशनी चली जाएगी उसकी। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, और अगर आप इनसे पूछें तो ये बताएंगी कि ये कितना टफ टाइम था इनके लिए और कहाँ इन्होंने किस तरह किया। मुझे बताओ हुआ क्या था? पहले आपने कॉन्टैक्ट लेंस कैसे लिए थे, कहाँ से लिए थे? क्या सही लिए थे, इन्फेक्शन हुआ था क्योंकि मैंने हैंड वॉश नहीं किए थे, इस वजह से मैंने लगा लिए थे, उस वजह से इन्फेक्शन हुआ। फिर मैं बहुत 3-4 बड़े हॉस्पिटल्स भी गई, छोटे क्लिनिक्स भी गई, लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने डॉक्टर हमजा का बताया मुझे कहीं से, तो फिर मैं डॉक्टर हमजा के पास गई। एक हॉस्पिटल जहाँ मैं लास्ट टाइम गई उन्होंने मेरी आई निकालने का बोला था, लेकिन फिर मैं डॉक्टर हमजा के पास गई, उन्होंने मेरा सर्जरी की उसके बाद। तो बच्चे, जब आपको ये किसी ने कहा कि आपकी आंख निकालनी पड़ेगी तो क्या उस वक्त कैफियत है? मतलब मैं तो रोना धोना डाल दूं मैं तो? ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, लेकिन फिर बस
कि कहीं से डॉक्टर हमजा का पता अल्लाह का चला। शुक्र है। अल्लाह का शुक्र आपका डॉक्टर हमजा से मुलाकात जी। होगी। डॉक्टर साहब कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, बिकॉज आप यूके में भी कर चुके हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी और ये किस वजह से लोग गिव अप कर देते हैं? क्या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, डिफिकल्ट होती है, इसलिए गिव अप कर देते जी हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है और इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, क्योंकि एक तो आँख, अगर आप इनकी कभी तस्वीरें देखें तो आँख जो थी वो बिल्कुल ही समझे आँख लग नहीं रही थी, तो आपको पूरा उसको एक तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना था, उसके बाद जो आँख के अंदर जो आयरिस होता है, जो लेंस होता है, आपको उसको भी मेक श्योर करके, उसको हम कहते हैं एंटीरियर सेगमेंट रिकंस्ट्रक्शन, तो वो इनको साथ में करनी थी। उसके बाद इनकी आँख एक आँख की शेप में आए, फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट करें साथ में, एंड देन यू नीड वेरी क्लोज केयर। इनको मैं हर हफ्ते, हर 5 दिन 10 दिन में इनको बुलाते रहे शुरू में, मेकिंग श्योर कि इनका ग्राफ भी सही चल रहा है, इनकी आंख भी ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, क्योंकि ये सर्जरी हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता और सर्जरी हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। वैसे आपके पास हर तरह के लोग आते हैं शाहजेब, और मैं शेयर भी कर रही थी मैं शाहजेब से कि बिकॉज आपने मुझे भी लेंस का भी करवा के दिए हैं, तो हर तरह के लोग आते हैं, उम्मीद से हारे हुए लोग भी आते हैं। उनसे मिलने के बाद किस तरह आप उनको फिर डील कर पाते हैं? देखिए यही बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि एक अच्छी तालीम पीछे से मिल गई है, तो वही मेरा पाकिस्तान आने का मकसद भी था कि यहाँ पे लोगों में जितना ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ कम्युनिटी को, क्योंकि बुशरा तो ये एक केस है, लेकिन मैंने ऐसे 3-4 और केसेस किए हैं जिनको पाकिस्तान में लोगों ने सर्जरी करने से मना कर दिया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सीइंग नाउ, उनके माशाल्लाह विजन वापस आ गई है, दे आर सीइंग वेरी वेल। तो बड़ी खुशी होती है कि एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कतरा कतरा करके ये मेरी आगे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जहां मैं काम करता हूं वहां पे जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनमें अपने स्किल थोड़े ट्रांसफ़र करूं ताकि आगे जाके हमारी एक टीम बने जो कि इसी तरह का अच्छा काम करें इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है कि नए लोगों को ट्रेन करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुशरा, आपका विजन अब बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही हो गया? बेहतर है, बहुत बेहतर है जी। जब इन्फेक्शन था तब तो विजन बंद हो गया था, आंख से बिल्कुल बहुत कम था। आपकी राइट आई थी? जी राइट। एंड नाउ विजन इज कमिंग बैक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने बीच में सुना था काफी लोग ऐसे भी आते हैं जो, क्योंकि सर्जरीज काफी एक्सपेंसिव भी होती हैं, इस वजह से लोग गिव अप कर जाते हैं। उस सूरत हाल में अगर कोई आपको इस वक्त देख रहा हो और उसको लगे कि उसको भी डॉक्टर्स ने कह दिया हो कि आपकी आंख निकालनी पड़ेगी, आपकी आंख का कुछ नहीं हो सकता, आप सिर्फ ड्रॉप्स ही डालते रहें, उस सूरत में वो क्या करे, फिर कहाँ जाए? देखिए क्योंकि मैं ज़्यादातर हॉस्पिटल मेरे प्राइवेट ही हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस तरह के जितने भी पेशेंट्स आए ये थोड़े से, मैं तो नहीं कहूँगा नॉन अफोर्डिंग, ये कह लें कि थोड़े से लेस अफोर्डिंग अगर हो, ठीक है, तो उनमें मैं काफ़ी हद तक जाके भी उनकी हेल्प आउट कर देता हूँ। मैंने एक ट्रांसप्लांट एक 4 साल के बच्चे का बलूचिस्तान से आए थे, उनका पूरा फ्री किया। तो ऐसा नहीं है कि पैसे ही सब कुछ है, बेसिकली गिविंग अ साइट टू समवन इज़ द ब्लेसिंग। मतलब उससे बड़ी खुशी आपको नहीं मिलती जब आपका एक मरीज़ जिसको कुछ नज़र ना आ रहा हो और फिर नेक्स्ट जब आप उसको देखो और सब्सिक्वेंटली देखो एंड देयर स्टार्ट सी, जैसे इनकी सिर्फ इनको एक रोशनी नज़र आती थी, शी वाज ओनली परसेप्शन ऑफ लाइट, और अभी इनकी विजन 618 है। 618 जो लोग समझते हैं मैं इसमें ऑफ्थेल्मोलॉजी को या आई को, 618 जो होती है अराउंड 60% विजन होती है, और 618 के बाद 2 लाइनें और होती हैं जो 66 पहुंचा देती हैं, तो 66 नॉर्मल विजन है। तो इंशाल्लाह अभी तो बहुत अर्ली डेज हैं, लाइक 4-5 महीने ही हुए हैं सर्जरी को, जैसे जैसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह की उम्र तो शी विल बी क्लोज टू 69, और इनकी ड्राइविंग विजन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू बुशरा। एंड आंखों की रोशनी और जिंदगी की रोशनी बहुत अहमियत रखती है। छोटे से वक्फे के बाद शाहजेब और माया के साथ रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट जी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। सैलाब मुतासरीन की अब बात करेंगे। सिंध में सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है, कई गांव डूब गए हैं, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं, और ऐसे में पाकिस्तान नेवी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है हेलीकॉप्टर्स के साथ, स्पीड बोट्स के साथ और दीगर जरा इस्तेमाल करके कि ना सिर्फ वहां पर लोगों को बचाया जा सके बल्कि साथ साथ उनको राशन भी पहुंचाया जा सके, और फिर उसके साथ साथ वहां पर टेंट्स पहुंचाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पर लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है और रिलीफ भी पहुंचाया जा रहा है, और तिब्बी सहूलियात भी फराम की जा रही है, राशन भी फराम किया जा रहा है। और जिस तरीके से काम हो रहा है, यकीन माने कि सिवाय दुआओं के उनके पास सबसे बड़ी ताकत आपकी और मेरी दुआएं हैं। जिस तरह ये काम कर रही है हमारी पाक फोर्सेस, हमारी नेवी, जानते हैं सलामत तसरीन के लिए किस तरह काम किया जा रहा है। हमारे टीम शाहरुख अहमद की जबानी। पाकिस्तान इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का शिकार है। सिंध हो, KPK हो, बलोचिस्तान हो या पंजाब,
हर जगह ही सैलाब की सूरत हाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में पूरी कौम एक हो चुकी है और अपने सैलाब मुतासरीन बहन भाइयों की मदद कर रही है। ऐसे में आर्म फोर्सेस भी अपना किरदार अदा कर रही है। आज हम पाकिस्तान नेवी के साथ सक्खर, दादू और कोट नाथन शाह जाएंगे और जाके देखेंगे कि नेवी वहां पे किस तरह रेस्क्यू का काम कर रही है। तो जी सक्खर एयरपोर्ट पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जहां से हमें सफ़र करना है दादू की तरफ, जहां सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। गांव के गांव, इलाके के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। वहां राशन का मसला है, मुख्तलिफ बीमारियां वहां जन्म ले चुकी हैं। तो ये मेरे पीछे इस वक्त जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये इस फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ये वो ऑपरेशन है जिससे लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है। हमने पिछले दिनों वीडियोज़ देखी थी जिसमें पूरा गाँव डूबा था और 40-40, 30-30 लोग घरों की छतों पर बैठे थे। उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए, उन्हें निकालने के लिए ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा राशन पहुंचाने के लिए इस हेलीकॉप्टर का बड़ा अहम रोल है। तो इस वक्त पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उसके अंदर ये हेलीकॉप्टर अहम किरदार अदा कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर में अभी हम सफ़र भी करेंगे और इन इलाकों में भी और जाएंगे जहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप्स लगे हैं। वहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ मौजूद है पाकिस्तान नेवी की तरफ से, जो कि फ्लड में फंसे लोगों की हेल्थ इश्यूज़ देख रहा है। तो कुछ देर में हम इस पर सफ़र करेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ और देखते हैं कि आगे सफ़र कैसा होगा हमारा। तो जी हेलीकॉप्टर के अंदर हम आ चुके हैं। इसका नाम है सी किंग, समंदर का बादशाह इसे कहा जाता है, क्योंकि ये हर सिचुएशन में बेहतर फ्लाई करने की सलाहियत रखता है। काफ़ी स्पेशियस ये हेलीकॉप्टर है और क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ कुर्सियाँ इस तरह है कि तकरीबन 20 लोग तो आ ही सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दादू की तरफ और देखते हैं कि रिलीफ ऑपरेशन का काम किस तरह जारी है। जब से हमने सक्खर से फ्लाई किया है, हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अभी जिस तरफ हम जा रहे हैं, क्या वहाँ भी ऐसी सूरत हाल है और क्या हम किसी को इवैक्यूएट करने जा रहे हैं? अच्छा जी, देखा है वेदर ओवर द लास्ट 1 मंथ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, फ्लड आया है। तो आपने कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे। हम लोग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी जितनी ज़्यादा हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुँचा रहे, क्योंकि अपनी जारी है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, बट स्टिल वी फील इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो मुतासरा इलाके हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पे राशन पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी के जवान सैलाब मुतासरा इलाकों के अंदर राशन पहुँचाने पहुँचे हैं। हम भी इस मिशन में
पे जहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप्स बनाए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जिस हेलीकॉप्टर में हम यहाँ आए हैं, दादू का नवाही इलाका है जहाँ पे हम लैंड हुए हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। इसके ज़रिए ही यहाँ पे पहुँचना मुमकिन है, ऐसे यहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं है। एक हेलीकॉप्टर हमें यहाँ पे छोड़ के फ्लाई कर चुका है, दूसरा हेलीकॉप्टर अपने दीगर मिशंस की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं और बात करेंगे उन लोगों से, उन मुतासरीन से जिनको इवैक्यूएट करके सेफ प्लेस पे लाया जाता है। ये कदरे बेहतर जगह नज़र आ रही है। ये दादू की एक तहसील है, इसका नवाही इलाका है जहाँ पे सूरत हाल कुछ बेहतर है। इसीलिए यहाँ पे नेवी की तरफ से फ्लड कैंप्स बनाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स बनाए गए हैं, टेंट हाउसेस बनाए गए हैं कि आर्जी तौर पे जो लोग पानी में फंसे हुए थे उनको निकाल के यहाँ पे लाया जा सके। बहुत सारे लोग हमें पीछे भी नज़र आ रहे हैं, आगे टेंट भी नज़र आ रहे हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर अपने मिशन पे निकलेगा। इस वक्त हम जिस मकाम पे मौजूद हैं इसे कहते हैं खैरपुर नातन शाह। ये मेन इंडस हाईवे है जहाँ से पाकिस्तान और कराची का रास्ता मिलता है, पूरे पाकिस्तान का कराची का रास्ता मिलता है, लेकिन इस वक्त ये पूरी डूबी हुई है। अगर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये मेन इंडस हाईवे है जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन अब यहाँ से सिर्फ पानी है। मेरे पीछे अगर आप देख सकें, ये होवरक्राफ्ट है। इस होवरक्राफ्ट के ज़रिए जो लोग आगे आबादियों में फंसे हैं, आगे यहाँ से 26 किलोमीटर दूर मीहड़ है, मीहड़ में जो लोग फंसे हैं या जो नवाही इलाकों में फंसे हैं उन्हें निकालने का काम किया जाता है। अभी हम उन इलाकों में जाएंगे और उन मुतासरीन से मिलने की कोशिश करेंगे जो इस पानी के उस पार फंसे हुए हैं। खैरपुर नातन शाह सिटी आगे है, यहाँ से खैरपुर नातन शाह शुरू हो जाता है। ये यूसुफ गोट का इलाका है क्योंकि इंडस हाईवे पूरी डूबी है। इस वक्त हम इंडस हाईवे पर बोट में सफ़र कर रहे हैं खैरपुर नातन शाह सिटी की तरफ जाने के लिए। उस तरफ दूसरा इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। ये छोटी बोट्स भी, जिन्हें जोलो बोट्स कहते हैं, इनमें भी लोगों को निकाला जा रहा है। होवरक्राफ्ट पीछे आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये जाके इनको एक मिशन मिला है जहाँ से वो लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर हसन अली खान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया है। इनसे जानते हैं, सर इतना पानी है, ये तो यहाँ कितना मुश्किल है लोगों को रेस्क्यू करना? यहाँ पे हम नाइट ऑपरेशंस भी कर चुके हैं और डे में भी ऑपरेशन करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को हमने रेस्क्यू किया, मैक्सिमम थाउजेंड्स में। और हमने यहाँ से काफ़ी फैमिलीज़ हैं, हमारी प्रायोरिटी थी कि हम फैमिलीज़ को पहले रिकवर करें, रेस्क्यू करें, और उसके बाद हम बाकी जो मेल्स हैं जो एक दो अपने घरों में रह गए हैं वो उनको, क्योंकि उनके जानवर हैं, मवेशी है पीछे, तो वो उसकी भी जो है केयर करते हैं, तो उनको खाना वाना ये प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी वजह से वो लोग वहाँ पर उनको जो है ना हम रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिलक्टेंट है आने से। दूसरा ये कि यहाँ पे काफ़ी सारे हमने लोगों को देखा जो हमें गाइड करते हैं, रेप्स प्रोवाइड करते हैं, और 2 डेड बॉडीज़ हमने अभी तक जो है रिकवर कर चुके हैं। अच्छा, आपने कहा कि जिन लोगों को आप इवैक्यूएट करने जा रहे हैं उनके इलाकों से, वो लोग रिलक्टेंट आने की वजह क्या है? उन्हें ये खौफ है कि उनके घर, उनकी ज़मीनें चली जाएंगी? उसकी एक मेन वजह तो ये है कि यहाँ पे जो सिविल बोट्स हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता है कि हम वापस भी आ जा सकते हैं। दूसरी मेन जो रीज़न है उनकी मवेशी है, जो उनके जानवर हैं उनकी वजह से जो है वो अपने घरों पे रह गए। बाकी फैमिलीज़ को इवैक्यूएट कर चुके हैं हम सारे। अच्छा, चैलेंजेस आपको क्या पेश आ रहे हैं इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में? इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि प्रॉपर जो है गाइड प्रोवाइड नहीं किया जाता, हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट्स हैं, उनको रेस्क्यू करने में हमारी क्योंकि मेडिकल टीम यहाँ पे कैंप इस्टेब्लिश्ड है, तो हम वहाँ से जैसे ही रेस्क्यू करके लेके आते तो यहाँ पे हम उन्हें फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर देते हैं। जो दूसरा बड़ा चैलेंज है हमारा, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे सांप बहुत होते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बंदा गिर जाता है, जिस तरह बोट कैप्साइज़ हो जाती है, हम इससे पहले आगे एक गांव है, विलेज है कायम जतोई के नाम से, कायम जतोई में हमने ऑपरेट किया है। वहाँ पे बोट कैप्साइज़ कहते हैं उलट जाने को, ठीक है, वो उलट गई थी और हमने लाइफ जो है वो रेस्क्यू किया था। और कुछ लोग जो थे वो पौधों में फंस गए थे, झाड़ियों में, और नीचे सांप थे। अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो वो या तो वो सांप जो है उसे ढस देता, और या फिर फ्लो था उस पानी का, उस फ्लो में वो निकल जाते। अच्छा हसन साहब, इस वक्त जो हम सफ़र कर रहे हैं ये बेसिकली इंडस हाईवे है,
ये इंडस हाईवे से थोड़ा सा हम राइट साइड पे आ चुके हैं और ये आगे जो विलेज आ रहा है ये लदान विलेज है, ये सारा। अच्छा, ये जो हिस्सा है जिस वक्त हम बोट में मौजूद हैं, जहाँ पानी है, ये आमतौर पे ये सड़क है, ये कच्चा इलाका है, ये क्या चीज़ है? ये नीचे जो है इसके सड़क है। आप अगर गूगल मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सड़क नज़र आएगी जो नेशनल हाईवे की है बेसिकली, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और यहाँ से जो है हम आगे जाते हैं तो खैरपुर नातन शाह है। अच्छा, ये जो पानी है ये अब कम हुआ है या ये इससे पहले बहुत ज़्यादा पानी था? ये पहले हम जहाँ से अभी यूसुफ नाइज गोट है, यहाँ से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स आगे एक कायम जोतोई और फरीदाबाद के नाम से एक विलेजेस हैं, मेहड़ से उस साइड पे रोड जाता है, तो वहाँ पे हम ऑपरेट करते थे। उसके बाद ये अचानक से ऐसा पानी आ गया, बंद कब टूटते हैं हमें नहीं बताया जाता। तो ये पानी पहले ये आपको लगेगा नहीं कि यहाँ से पहले जो है ना कोई ट्रक्स और ये ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ से चली जाती थी। अच्छा, तो क्या ये सारा बारिश का पानी है या ये बलूचिस्तान से जो रेले आए थे ये वो बंद तोड़ के आगे आए हैं और ये सारा एरिया जो है ये जितना पानी है ये सारा वही है। इससे पहले कायम जतोई तक था पानी जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर्स अवे है। अच्छा हसन साहब, अभी हम किस तरफ हेडिंग टू खैरपुर नातन शाह। वहाँ पे हमारे पास मिशन है, हम लोगों को इवैक्यूएट करने आ रहे हैं या ये जो राशन में देख रहे हो ये पहुँचाने जा रहे हैं? हम रास्ते में देखेंगे अगर कोई फैमिलीज़ इस तरह है, फैमिलीज़ तो खैर नहीं है लेकिन जो लोग हैं बीच में जो राशन जिनको रिक्वायर्ड होगा हम उन्हें दे देंगे, जिन्होंने आना होगा रेस्क्यू होना होगा हम उन्हें वापस ले आएंगे। बहुत अजीब सी सूरत हाल है यहाँ पर, जिस बोट पे हम जा रहे हैं ये बहुत रिस्की सफ़र है। ये सड़क कंसीडर होती है, ये जगह ये एक सड़क है, ये ट्रैफिक साइंस नीचे हो गए पानी से, इतना पानी है यहाँ पे, पानी इतना बढ़ चुका है कि ये ख़तरनाक तरीन सफ़र है। आप देख सकते हैं जैसे पानी उछल के अंदर आ रहा है। खुदा का शुक्र है हम पाकिस्तान नेवी के साथ हैं, उनकी बोट में हैं, उनके ट्रेन लोगों के साथ हैं, हमें इतनी डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बेचारे यहाँ रहते हैं, जिनके यहाँ घर हैं, जिनका माल मवेशी फसलें हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है। हमारे बहन भाई, हमारा सिंध बहुत मुश्किल में। लदान गांव की तरफ हम पहुंच रहे हैं राशन, क्योंकि यहाँ पे लोग खड़े हैं मदद के लिए, इन्हें मदद चाहिए। तो पाकिस्तान नेवी की बोट में हम यहाँ आए हैं। लदान गांव इसका नाम है, खैरपुर नाथन शाह की तहसील में ये आता है। हमारी कोशिश है कि हम ये मनाज़र आपको दिखा सकें कि किस तरह यहाँ पे लोगों में राशन पहुँचाया जा रहा है। ये मकानात हैं जो तकरीबन पूरे डूबे हुए हैं, लोग हैं जिन्हें राशन की ज़रूरत है। और ये बोट पहुंच चुकी है लदान गांव में, इन्हें राशन की ज़रूरत थी, राशन इनके पास पहुंच गया है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कब से फंसे हैं यहाँ पे? पानी के पास आए हम, नन्हे बच्चे रो रहा है। माल मवेशी आ जाओ, बच्चे हैं, फसलें, आपकी फसलें कहाँ हैं? तबाह हो गई हैं? किस तरफ थी तब फसलें? ये सारी फसलें थी? ये सारी है, सब सारी है। हमारे बच्चे नटे रो रहे हैं, फसल था वो तबाह हो गया। ये तो फसल हमारा तो यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे हैं, यहीं पे क्यों हैं? वहाँ पे पाकिस्तान नेवी ने और फोर्सेस ने यहाँ पे टेंट बनाए हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? टेंट नहीं ले, किधर निकल रहे हैं? बच्चे डाकू सामान ले जाते हैं, सामान जाता है, हम बचा रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, टेंट नहीं है। कौन है? अम्मा मुश्किल क्या है यहाँ पे? क्या मुश्किल है? कुछ को न मिले, भूखा बैठा हो, सब बेरोजगार, बचड़ा बुधन पिया था, झुका रही पिया, काले वञो, बेबस बैठा हो, फसल किस चीज की फसल थी आपकी? फसल बुझी मदद करो, मदद फसल किस चीज की थी? फसल गया। कौन सा फसल था? ना सारी का बुझी कुछ भी ना सके, ट्रेन का न छाया सजा झुगा रही प्यासा, मन राजू बचड़ा रखी बेटा सा, ट्रेन का जो सब मथे छावड़ी करे वे हूं, असा बेलस हूं, असा काले का बचड़ा भूखा से बैठा। सूरत हाल आपने देखी। फोर्सेस एक हद तक ही राशन यहाँ पहुँचा सकती हैं, लोग एक हद तक ही यहाँ मदद कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, आफत है,
दुआ है अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, इन लोगों की मुश्किलात को कम करे। मनाजिर ऐसे हैं कि सूरत हाल ना बयान की जा रही है, ना समझ में आ रही है। भूखे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। नेवी की टीम पहुंची, राशन पहुंचा दिया, जो पहुंच गए, जिनको मिल गया, जो रह गए वो रह गए। ये घर है जिसकी छत है, छत तो गिर चुकी है, छतों पे लोग बैठे हैं, राशन लेने पहुंचे हैं। अभी भी जब हम बात कर रहे थे, नेवी ऑफिसर थे, तो उन्होंने बताया कि ये वो सूरत हाल है जो कुछ बेहतर है, आगे इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। 2-2 फ्लोर तक, एक फ्लोर तक पानी है। तो चाचा से बात करते हैं। चाचा, कब से फंसे इधर? तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए? जी जी। तो राशन वगैरह राशन ऐसे साहब आ गए थे, दे गए थे कल से। नेवी वाले साहब आए थे, देखे गए? जी जी भाई, और कोई नहीं आया। आपका क्या काम था? माल मवेशी थे या फसल थी? माल था, मवेशी और जमीन का, चावल का फसल था, वही है हमारा, सब डूब गया। किस तरफ है फसल, किधर थी? ये सामने ये सामने जो सारा पानी है, ये फसल फसल थी। ये जख्म हुआ है। जी जी। ये बता रहे इधर सांप भी है? जी जी, सांप हैं, जगहों पे सांप हैं, अंदर बैठे हुए हैं। बस हम ऊपर चढ़े बैठे हुए हैं। किसी को काटा तो नहीं है अभी? अभी तक काटा नहीं है, बस डरे हुए हैं लोग। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 हैं। जी हाँ। कहाँ हैं 3 बच्चे? यहाँ पर हैं, ऊपर बैठे हैं, बच्चे हुए हैं सब। तो जब यहाँ से आपको रेस्क्यू किया जा रहा है, तो आप लोग ये जगह छोड़ के किसी और जगह नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, मवेशी यहाँ पर हैं। रोड पे, सड़कों पे हम बैठ जाएं, यहाँ राशन नहीं मिलता, और यहाँ पर यहाँ राशन मिलता है। हमारे पास तो सहूलत नहीं है वहाँ पर, इसलिए हम बैठे हैं। आपको सिंधी है, आप सिंधी में बोले, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, इतने राशन असांखे मिले थो पियो, थोरो घणो मिले थो पियो, जेको तव्हां ॾियो था। बाक़ी जेको आहे उन कोन थो मिले। माण्हू हितां वञे उते वञी वेहे इन्हनि ते रोडनि ते, उहो सही ना आहे। कितने अरसे में लगाई थी फसल? फसल को तकरीबन मई से जून से लगी हुई थी। सब गया? सब गया तकरीबन, सब गया। सूरत हाल आपके सामने, सब डूब गया। मई से चावल की फसल लगाई थी, वो फसल कहाँ है? कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पानी है और कुछ नहीं है। चलते चलते रास्ते में हमें एक बोट नजर आई, तो हमने जानने की कोशिश की है कौन है। तो पता चला कि ये लेफ्टिनेंट जावेद साहब आगे फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके खैरपुर नाथन शाह की तरफ लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये कहाँ से आप इन लोगों को रेस्क्यू करके ला रहे हैं? ये खैरपुर नाथन शाह के सिटी के अंदर ही है, जो पानी में इतने डूबे हुए थे, तो इनको हमने निकाला और इस बोट में रख के भी लेके आ रहे हैं। अभी इनको ड्रॉप करेंगे, दादू का एक स्टाफ बना हुआ है वहाँ पे। हम कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं सिर्फ आज के दिन की अगर बात करें तो? आज के दिन में तकरीबन 32-33 के लगभग कर चुके हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है, जो इलाका मिला है, वहाँ अभी और कितने लोग फंसे हैं? अभी लोग तो वहाँ पे आए, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। जो चंद एक लोग हैं ना, वो आना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं हमारा सामान है, रात को चोरी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसलिए वो आना नहीं चाह रहे। क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब आप लोगों को निकालने जाते हैं? तो मुश्किलात हमें जो सबसे बड़ी पेश आती है वो ये आती है कि ये लोग आते नहीं हैं। हम जबरदस्ती इनको निकालते हैं कि यार कोई डूबो नहीं, निकलो, खाने को आपको उधर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पाकिस्तान नेवी जो है खाने को भी दे रही है साथ साथ, और साथ साथ ये रेस्क्यू भी कर रही है, लेकिन ये निकलने नहीं चाहते। कुछ लोग, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर ही नहीं आना चाहते। तो अल्लाह का शुक्र, सब सेहत से बेहतर लग रहे हैं। क्या कोई इंजर्ड लोग या बीमार लोग भी ऐसे हैं जिनको आप रेस्क्यू कर चुके हैं? जी, पहले कर चुके हैं। आज बीमार अभी मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन फैमिली 1-2 थी स्कूल के अंदर, उसको हमने बहुत कोशिश की कि आप चले जाओ, लेकिन वो आना नहीं चाह रही। अच्छा, अभी हम देख रहे थे, इससे पहले भी एक बोट गुजरी जिसमें रेस्क्यू करके लेके जाया जा रहा था, उसमें भी ज्यादातर मर्द हजरात थे। खवातीन को रेस्क्यू हम पहले खवातीन को रेस्क्यू कर चुके हैं। अभी कुछ चंद एक खवातीन है जो खाते पीते घरानों से तल्लक रहती है, वो आने नहीं चाहते। वो डेली बेसिस पे अपना राशन इधर से ले जाते हैं और गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सऊद भाई। सऊद भाई, कब से फंसे हुए थे?
मेरे को हफ्ता हो गया है, मैं इधर से फंसा हुआ था। आज वो पानी बहुत हो गया तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। पाकिस्तान नेवी की जानिब से खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे का जो इलाका है, यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहाँ से लदान गांव, मीहड़ और खैरपुर नाथन शाह सिटी से जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और अगर उन्हें कोई इंजरी है या उनकी तबीयत ख़राब है तो उनका इलाज किया जाता है। यहाँ पे सर्जन लेफ्टिनेंट हसाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो खास तौर पे किस इंजरी के साथ या स्नेक बाइट के साथ या किस बीमारी के साथ आ रहे हैं? असल में ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं वो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, इसलिए ज़्यादातर लोग डायरिया, फीवर, क्योंकि मच्छर है, लोग खुले में सो रहे हैं, इस वजह से मच्छर, बुखार, सर्दी, मलेरिया के साथ और डेंगू फीवर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्किन डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि गंदे पानी में लोग रह रहे हैं, सफाई का इतना निज़ाम नहीं है, तो मोस्टली जो ऑलमोस्ट 99% पेशेंट्स जो हैं वो इसी बीमारियों के साथ हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं और हमारी पूरी तरह से यही कोशिश है कि हम उनको अच्छे से ट्रीट करें, ठीक है, ताकि यह कि लोगों की जिस तरह भी मदद हमारे से हो सकती है। और पाकिस्तान नेवी इसमें मुकम्मल ताउन कर रही है। हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन 20 से 25 दिन होने वाले हैं यहाँ पे और हमने इसमें राउंड अबाउट ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर पेशेंट्स अभी तक हम डील कर चुके हैं, मेरी और मेरी पूरी टीम ने। हम रोज़ाना मुख्तलिफ जगहों पर जाकर कैंप इस्टेब्लिश करते हैं। मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि हम अंदर वाली जगह पे ज़्यादा जाएं क्योंकि जहाँ से लोग इजीली बाहर नहीं आ सकते, हम बाहर इलाज नहीं करवाने आ सकते हैं उनके। हमारे पास दवाइयाँ भी ऑलमोस्ट, हमारे पास इन सब चीज़ों की भी और भी मैक्सिमम मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम इन लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, इन्फ्लक्स क्या है एक दिन में? क्योंकि मीहड़, खैरपुर नाथन शाह सिटी, लदान विलेज अभी हम देख के आए हैं, वहाँ से क्योंकि ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, तो कितने रोज़ाना की बुनियाद पे पेशेंट्स आ रहे हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे ऑलमोस्ट 800 से 1000 पेशेंट डेली बेसिस पे ओपीडीज़ में आ रहा है, यानी कि हमारे पास इन कैंप्स में आ रहा है। और ये भी इस वजह से है कि इनसे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और लोगों का इन्फ्लक्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि बीमारियां, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर, ख़वातीन, जो हामला ख़वातीन हैं, उनमें बीमारियां और कमज़ोरी, और वैसे भी यहाँ की आबो हवा और पानी इस वजह से भी गंदा हुआ है क्योंकि सब लोग एक ही जगह पे, जानवर भी एक ही जगह पे रह रहे हैं, फिर इस वजह से बीमारियां जो हैं उन लोगों में ज़्यादातर उन्हीं लोगों में पाई जा रही हैं, फिर इसलिए इन्फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, डायरिया के पेशेंट्स तो ज़ाहिर है गंदगी फैली हुई है, क्या स्नेक बाइट और सीरियस इंजरी के पेशेंट्स भी आ रहे हैं? सीरियस इंजरीज उस तरह नहीं आ रही हैं। स्नेक बाइट और फीवर भी इस तरह आ रहा है कि फीवर में भी कुछ लोगों का फीवर मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से जिनका चल रहा है, वो सीरियस इंजरी, मतलब ट्रॉमा तो नहीं आ रहा। ट्रॉमा जो है मतलब कि किसी कोई एक्सीडेंट या छत गिर गया या कुछ हो गया, इस तरह की इंजरीज अभी नहीं आ रही हैं। अभी ज़्यादातर आ रही है स्नेक बाइट्स आ रहा है, लेकिन स्नेक बाइट हम मोस्टली फिर हम उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस भी है हमारी, ठीक है, उसके ज़रिए हम उनको हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल है या करीबी कोई भी हमारे पास बड़ी फैसिलिटी, हम वहाँ पे उनको रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल एडमिशन के केसेस होते हैं तो हम वो उनको वहीं पे डील कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास जो लोग आ रहे हैं सीरियस इंजरीज में यही है कि फ़ीवर आ रहा है बहुत ज़्यादा, हमला ख़वातीन है उनमें वीकनेस और हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब HB उनका बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, उस वजह से उन औरतों को भी हम मोस्टली एवैक्यूएट करवा रहे हैं, हम किसी अच्छे सेटअप में उनको मूव किया। अच्छा, क्या ख़वातीन रिलक्टेंट है मेल डॉक्टर से इलाज कराने में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी नहीं आ रही हमारे पास। एक हम कोशिश करते हैं कि कोई इतना मतलब प्राइवेटली उनको ना देखा जाए ताकि यह कि लोग भी इसमें रिलक्टेंट ना रहें। और ऑलमोस्ट मेरे अभी तक तो ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि जिसमें ख़वातीन हमें दिखाने में रिलक्टेंट हो। अच्छा, आपने बताया तकरीबन महीना आपको यहाँ पे हो गया है, तो ज़ाहिर है आप भी इसी गंदगी में और इस पानी में मौजूद इस आबो हवा में अपनी सेहत के लिए, आप लोग जो आपके साथ पैरामेडिक स्टाफ है वो अपनी सेहत के लिए क्या कर रहे हैं? हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पानी कोशिश करें हम साफ़ पिएं क्योंकि मैक्सिमम जो बीमारियां वो पानी से फैलती हैं। हम कोशिश करते हैं कि पानी अपना कैरी करके हम साथ लाते हैं ताकि वही पिएं, ताकि अगर क्योंकि हम बीमार हो गए तो फिर इन लोगों को कोई भी देखने वाला नहीं होगा, इसलिए कोशिश यही रहती है। मच्छर का इलाज है कि हम मॉस्पल वगैरह अपने साथ कैरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी मुकम्मल यही है, मेरी अपनी टीम पूरी को भी, जो बाकी हमारे साथ जवान हैं नेवी के दूसरे जवान जो हैं, हम उनको भी यही ताकीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें क्योंकि हमारी सेहत अगर ठीक होगी तो ही हम इन लोगों का भी ख्याल कर सकेंगे। क्या मलेरिया और डेंगू के केसेस भी आपने फेस किए हैं? देखिए, डेंगू का केस तो हम इस तरह, हम फीवर हमारे पास मोस्टली आ रहे हैं, ठीक है, फीवर विद बॉडी एक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हम उसको डेंगू मेंशन तो कर ही नहीं सकते विदाउट
टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर फीवर रिपीटेडली आ रहा है या काफ़ी दिनों की हिस्ट्री है, ठीक है, और नहीं ठीक हो रहा दूसरी मेडिकेशन से भी, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको फिर बड़े सेटअप की तरफ मूव कर दिया जाए। अच्छा, आपके लिए और पेशेंट्स के लिए इस वक्त मेजर चैलेंजिंग चीज़ क्या है? मेजर चैलेंजिंग चीज़ अभी यही है कि हम ट्रीट तो यहाँ पे कर रहे हैं पेशेंट्स को, लेकिन यह है कि वो जो अब ट्रीटमेंट का असर तभी होगा जब पेशेंट परहेज़ भी करेगा। अब जब पानी जब तक साफ़ नहीं उन्हें मिलेगा या उनके लिए इन्वायरमेंट साफ़ नहीं होगी, तब तक उनके लिए मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होना उनके लिए ये तो मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ अभी हमारे पास यही है कि इन्वायरमेंट जो है वो जब तक साफ़ नहीं होगी, लोग मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान नेवी से कमांडर SSG जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ ऑपरेशंस में किन मुश्किलात का सामना आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ हमने देखा, अभी हम खुद भी विजिट किए लादान, हमने देखा मीहड़ की तरफ हम गए, खैरपुर नातिन शाह सिटी से कुछ पहले हम देख के आए, काफी मुश्किलात हैं, पानी बहुत ज्यादा है, 18 फीट है। क्या मुश्किलात पेश आ रही है? सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इनको रेस्क्यू करें तो रेस्क्यू करने के बाद फिर लेके कहाँ जाएं? लेके जाएं तो जो स्कूल्स हैं वो भी भरे गए, कुछ टेंट सिटी अभी बनाना स्टार्ट किया है, टेंट्स की कमी बेताशा है। असल रेस्क्यू करना इशू नहीं है, रेस्क्यू सबको करके लेकर आ जाएंगे। 9 लाख की पॉपुलेशन है खैरपुर नातिन शाह की, फरीदाबाद कितना बड़ा एरिया है, जोही कितना बड़ा एरिया है, मेहर कितना बड़ा एरिया है। तो सारों को जो जिनके घर टूटे हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, उनको तो बंदा रेस्क्यू करके आ रहा है और लेकर आ चुके हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम पाकिस्तान आर्मी सब मिल के उनको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, माल जिसको लाइफ स्टॉक कहते हैं, लाइफ स्टॉक तो नहीं रेस्क्यू हो सकता, वो फिर उधर ही रहते हैं। इनके घर के अपना सामान है, वो चोरी हो जाता है, अगर सब निकल के आ जाए तो वो नहीं हो सकता। कुछ लोग अंदर ही बैठे हैं, बंद के ऊपर बेतहाशा लोग बैठे हैं। तो हमने कुछ ऐसी मैनेजमेंट करने की कोशिश की है कि हम वहीं पर ही इनको बंद के ऊपर ही किचन इस्टेब्लिश करके दें, किचन वो चलाएं ताकि वो उनकी फीडिंग वहाँ पर हो। जहाँ पर वो नहीं है तो वहाँ पर हम रिलीफ गुड्स वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पर वो भी नहीं है तो हम दूर दराज इलाकों में जाके फिर हेलीकॉप्टर से, जहाँ पर हमारी रीच नहीं है, फिर वहाँ हेलीकॉप्टर से जो रिलीफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, फिर वो हम उनको यूज़ करते हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि सांप बहुत ज़्यादा निकल आए हैं और जो हमें मेडिकल इवैक्यूएशंस हैं वो ज़्यादा करनी पड़ती हैं। और उससे हमने एंटी वेनम किट्स तो भिजवाई हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, लेकिन डेली के बेसिस से 2 से 3 से 4 सांप के केसेस आते हैं। एंटी वेनम किट से जो सर्वाइव कर जाते हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पाते या जिनको इशू होता है फिर उनको हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट कर रहे होते हैं, या 3-4 डेथ्स भी हो चुकी हुई हैं इन सांपों की वजह से। अच्छा, रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू वर्कर्स का, हमारे कमांडोज की सेहत का, क्योंकि जाहिर है वो भी यहाँ का पानी पी रहे हैं। मैं देखा, अभी मैं मेडिकल कैंप गया तो अपने कमांडोज की और हमारे जो पाकिस्तान नेवी के लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए क्या है? अच्छा देखिए, एक तो हमारे साथ अपनी मेडिकल टीम है पूरी, एक तो मेडिकल का पूरा सामान है, मेडिकल डॉक्टर है, टीम है, मेडिसिन है, तो वो तो इशू कोई नहीं है। लेकिन ये चक्कर है, जैसे जाते हैं सुबह और शाम को वापस आ रहे हैं तो बीमार भी हो रहे हैं। ये बिल्कुल इशू है। और हमने अभी जैसे कल ही मैंने तकरीबन 12 बंदे अपने रिप्लेस कराए हैं, कराची भेजे हैं, कराची से नई टीम बुलवाई है। ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हो रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें हम मीट कर सकते हैं। थैंक यू जवाद साहब। सखर में फलाही तंजीम के साथ पाकिस्तान नेवी ने यहाँ टेंट हाउस बनाया है, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। तो उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ कितने टेंट हैं और कितने लोगों को अकोमोडेट किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यहाँ कितने टेंट हैं, कितने लोगों को अकोमोडेट किया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तकरीबन हमने 100+ टेंट लगा लिए और यहाँ पे जो लोगों को अकोमोडेट किया गया है वो तकरीबन 320 है। और इसमें हमें बहुत सा ताउन है, साहिल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फोरफ्रंट पर है, हैंड्स फाउंडेशन है, इसके अलावा सिलानी फाउंडेशन है, ये सारे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडेंस भी हमारे पास है, ये एरिया उन्होंने ये मार्क करके दिया है, तो लोगों को हमने यहाँ पे अकोमोडेट कर लिया। और अभी जो मेन मकसद है कि जितने लोग शहरों के अंदर आबाद हो गए हैं, IDP शहरों के अंदर आ गए हैं स्कूलों में, उनको हम बारी बारी वहाँ से निकाल के यहाँ पे अकोमोडेट कर लें। तो उसमें हम खासी हद तक कामयाब हो गए। उसमें जो मेरी डिस्ट्रिक्ट के साथ मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने बताया कि 5 स्कूल अभी तक हमने खाली करा लिए और इंशाल्लाह उसमें क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकियों के हम कोशिश करें कि वो जल्द अपने IDPs के जो हमने टेंट एरिया बनाए हैं वहाँ पर आ जाए और उसके बाद फिर हम ताकि स्कूलों की फंक्शनिंग भी स्टार्ट करें। अच्छा, तो जो मुतासरीन हैं इनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? जी बिल्कुल, इसमें हमारे साथ NGOs हैं जो कि हमारे साथ ताउन कर रही हैं और वो यहाँ पे सुबह दोपहर शाम का खाना कुक मील की सूरत में प्रोवाइड करते हैं। वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं, राशन कार्ड वगैरह उन्होंने बनाना शुरू कर दिए हैं और उसके ऊपर वो इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लोग ज़्यादा हैं वो किन एरियाज से हैं?
बिल्कुल, इसमें हमारे पास आप हैरान होंगे ये सुन के कि बहुत दूर दराज इलाका यानी कि कंबर शदाद कोट से भी लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर आबाद हुए हैं, और उसके अलावा मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कि सक्खर की विसिनिटी में रहते हैं, बाहर से आए हुए हैं, और अभी हमने स्कूलों से भी लोगों को इधर अकोमोडेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, रिलीफ तो हो गया, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी कोई प्लान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान नेवी फोर फ्रंट पे है। ये जिस जगहों पे रहते हैं इन्हीं को हम इनकरेज करें कि सुबह के वक्त ये अपने अपनी जगहों पे जाया करें, वहाँ पे जिनके इनके घर गिरे हुए हैं उनके तामीराती काम शुरू करें, और उसमें जिस किस्म की मदद उनको नेवी से चाहिए इंशाल्लाह हम उसमें आगे कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि यहाँ बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो क्या इन बच्चों के लिए कोई स्कूल का या कोई टीचर्स का कोई ऐसा इंतजाम किया? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम लोगों ने बिल्कुल कोशिश की है, और फिलहाल इधर तालीम का इंतजाम ऐसा बाकायदा तौर पर स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन इसमें हमारी NGO से बात हो रही है, और इंशाल्लाह जल्द ही हम इसमें एक स्कूल भी कायम करेंगे जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी की तालीम देना शुरू करेंगे। थैंक यू नीप। चलते हैं आगे और टेंट में लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ कितने सुकून से हैं। सक्खर, कंबर शदाद कोट, यहाँ और दीगर इलाके जहाँ सैलाब मुतासरीन थे वो भी सक्खर सिटी में यहाँ पे पाकिस्तान नेवी ने जो टेंट हाउस बनाया है वहाँ पे मुकीम है। तो एक सैलाब मुतासर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हम जेकोबाद के हैं, सैलाब आया है, हम बैठे हुए हैं जेकोबाद से परले तरफ नूरवा लग रहा है। हमारे इलाकों पे बड़ा बरसात चल गया, पानी शाही टूट गया, हमारा घर भर ख़त्म हो गया, कोई भी बंदा नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे बंदा बड़ा लोग आ रहा है कि आपका मदद करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको खाना भी नहीं था, लेवीज़ का मेहरबानी हमारा इधर आए हैं, कैंट लगाए हैं लबे मेहरान पे, 3-4 दिन हुए हैं, हमारा राशन भी मिल रहा है, हमारा खाना भी मिल रहा है। बड़ा इसका लेवीज़ वाले को मेहरबानी, हमारा ख्याल रखता है, दूसरा कोई भी नहीं आता है, ऐसे चले जाता है। अभी इधर ख्याल नहीं करता कि बड़ा लोग इधर गरीब लोग बैठे हैं, इसको खाना खिला दें, जहाँ इसको बच्चा तबीयत सही नहीं है इसको डॉक्टर पास लेके जाएं। बड़ा बंदा कोई नहीं आ रहा है, को सक्खर का नहीं कोई मदद नहीं कर रहा है। लेवीज वाले को बड़ा मेहरबानी, हमारा ख्याल किया, हमारे बच्चों को ख्याल। नेवी ने जो ये टेंट विलेज बनाया है, जी सर, इसमें आप कब से हैं? हम तकरीबन 7-8 दिन हुए हैं इधर हम आए हैं। इसका बड़ा मेहरबानी, हमारा सारा कुछ मिला हुआ है, कोई भी ख्याल नहीं करे। लेवीज वाले को बड़ा मेहरबानी, हमारा शुक्र हर शय दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे सांप के काटने के हमने केसेस देखे, तो जैकबाबाद में भी ये मामला देखने में आया। कोई यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको ये मामला हुआ हो, सांप ने काटा हो, कोई और बीमारी हो गई हो? नहीं, इधर नहीं है। जैकबाबाद में बीमारी बहुत थे, हमारे सारा जगह खत्म हो गया। इधर पानी कम है, उधर पानी ज़्यादा थे, असल ऐसे हालत में ख़राब हुआ है। हम बस ऐसे चारपाई भी नहीं निकाल सके, ऐसे कोई बर्तन नहीं लेके आए कोई भाई खाने वाला चीज लेके चलूं। मैं सिर्फ बच्चे के निकालने के थे, पूरे खाने पीना रोटी सेहत किसी कोई मसला नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं है, दे रहे हैं, वाशरूम लगा रहे हैं, ये गरीब सारा कुछ कर रहे हैं लेवीज वाला। पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये जो टेंट विलेज लगाया गया है, यहाँ पे कुछ और मुतासरीन से भी मेरी बात हुई, काफ़ी मुतमईन है। कुछ परेशानी उनकी कम ज़रूर हुई है लेकिन ज़ाहिर है ख़त्म नहीं हुई। आज का पूरा दिन जो है हमने पाकिस्तान नेवी के साथ मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट किया। हम सक्खर गए, फिर हम खैरपुर नाथन शाह गए जो दादू के नवाही इलाके हैं। सक्खर में ही हमने टेंट विलेज देखा जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से बनाया गया। मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ आज पूरा दिन ये सब देखने के बाद। हालात ऐसे नहीं हैं, मेरा ख्याल है जो लोग मदद कर रहे हैं, हम शहर में बैठ के तो देखते हैं सूरत हाल कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं या चीज़ें निकलेंगी, लेकिन अभी भी जो मैं अपनी आंखों से मंजर देख के आ गया हूँ, 2-3 महीने कहीं नहीं है पानी निकलने में, फसलें तबाह हो गई हैं, कारोबार ख़त्म हो गया, मवेशी हलाक हो गए। अल्लाह इनकी मदद करेगा।